हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं, यानी अनसीन पैसेज के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इस पे बनाई है, आपको वह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम स्पेशली क्या समझने वाले हैं। हम सब लोग परेशान रहते हैं कि ये अपठित गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ये अपठित गद्यांश जो है, इसको हल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, और सबसे ज्यादा गलत होने वाला प्रश्न यानी कि शीर्षक कैसे निकालें, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और मैं आपको बहुत सुंदर तरीका बताऊंगा इसको निकालने का, जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं। साथ में ये चैप्टर जो है, जो ये टॉपिक है, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। अगर आपका 10 नंबर का है तो 10 में से 10 ले सकते हैं। फ्री के नंबर है, इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आगे चलते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा गद्यांश है। अब जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि इस गद्यांश को पढ़ने बैठ जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। आपको देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको क्या काम करना चाहिए, उसके बाद आपको आपके गद्यांश को पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ना चाहिए और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको फिर प्रश्नों पर जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, फिर प्रश्नों पर जाना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, आपके दिमाग में चीजें पहले से हो जाएंगी, सेटल हो जाएगी कुछ ना कुछ चीज। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और गद्यांश में जैसे ही उन शब्दों से संबंधित, उस प्रश्नों से संबंधित कोई भी बात आए, आपको क्या कर लेना है, सीधे आपको उसको अंडरलाइन या गोला बना लेना है। और फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपका जो गद्यांश है वो समाप्त हो जाएगा। शीर्षक को कैसे निकालना चाहिए, शीर्षक को निकालना बताता हूँ। शीर्षक वाले प्रश्नों को सबसे अंत में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शीर्षक वाले प्रश्नों को सबसे अंत में करना चाहिए। क्योंकि शीर्षक क्या होता है, शीर्षक आत्मा को बताता है गद्यांश की, कि एक्चुअली सब कुछ सार क्या है, क्या टॉपिक है। शीर्षक का मतलब ऐसे है कि कोई मूवी बनाई और बाद में उसका नाम रखना है, तो उस तरह से। तो शीर्षक का मतलब है नाम रखना। शीर्षक का मतलब है नाम रखना, कि आप क्या नाम रखेंगे, इसका क्या नाम देंगे आप इसको। तो नाम रखने का अभ्यास आपको इस चीज पे कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था। यानी कि हमको ये देखना है, सब इस चीज पे ध्यान रखना है पैसेज पढ़ते हुए, कि अफ्रीका में प्रवासी जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय क्या होते हैं कि जो भारत से चले जाते हैं काम के लिए, व्यापार के लिए चले जाते हैं, दूसरे देशों में रहने लगते हैं, उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो प्रवासी भारतीयों का पीड़ित होने का क्या कारण अफ्रीका में, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जी और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे। गांधी जी क्या करना चाहते थे, क्या मतलब क्या स्थापित करना चाहते थे, किस किसके बीच में, अफ्रीकियों के मध्य और भारतीय प्रवासियों के मध्य। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीछे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण है अफ्रीका में। दूसरा है, अफ्रीकियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे गांधी जी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था। ठीक है, संगठन पर, नैतिक मान्यताओं पर, राष्ट्रीयता के विचार पर, शांति की सद्भावना पर। ये हमको देखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्प के साथ तुलना आधारित है। किस आधार पर तुलना की जा रही है, बंधुत्व की, मैत्री की और आदि गुणों की। और पांचवा प्रश्न है हमारा गद्यांश का, उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो चलिए अब हम सीधे क्या काम करते हैं, सीधे हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। गद्यांश देखो, पढ़ने में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी देर हो सकती है, पर जब आप एग्जाम में इन चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप यकीन मानिए। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, जिससे हमको बीच बीच में यहाँ पे गोला वगैरह बनाना पड़ेगा, तो हमको कोई भी दिक्कत इसमें ना हो। चलिए अब लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जल्दबाजी जल्दबाजी मत पढ़िए, एक ही बार पढ़िए, एक बार पढ़े खत्म कीजिए। गांधी जी ने
दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। यानी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, प्रवासी भारतीयों को, शब्द आ गया हमारे पास, प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। किसने, गांधी जी ने किया। ठीक है, किस प्रकार की समानता और स्वतंत्रता। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। यानी उन्होंने भारतीयों के क्या किए, नैतिक पक्ष को, मोरालिटी जो होती है, जो आदमी की वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं, उनको जगाने का, उनका जो पक्ष है, मूल्यों का जो पक्ष है, उनको जगाने का प्रयत्न किया। सुसंस्कृत यानी कि हर तरह से एक अच्छा इंसान बनाने का गांधी जी ने। अगला फिर आगे इसमें लिखा है, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। अब देखो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। अब देखो यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, प्रवासी भारतीयों को पीड़ित होने का क्या कारण है। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि वे मानव मानव के बीच काले गोरे, देखो ये हमारे पास शब्द आ गया, काले गोरे, ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे। यानी कि ऊंच नीच का और काले गोरे का तो भेद मिटाना चाहते ही थे, पर यही नहीं रुके वो, आगे क्या, वरण, वरण का मतलब होता है इसके आगे, उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का भी संबंध स्थापित करना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य के बीच में काले गोरे का, ऊंच नीच का भेद तो मिट ही जाए, साथ में उनके मध्य में मधुर संबंध हो, स्वाभाविक उनके बीच में स्नेह हो, हार्दिक उनका सहयोग बना रहे, यह वह चाहते थे। ठीक है, ये हमको देखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद जब गांधी जी भारत आए, यानी कि बात खाली अफ्रीका में खत्म नहीं हुई, गांधी जी भारत आ गए, तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। ठीक है, जो उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, उसको भारत में व्यापक रूप दिया। चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ है, आपको पता है, और दिया। और क्या किया, विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने क्या किया, विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया। सामूहिक प्रतिरोध किसके, अन्याय और अनीति के, देखो ये शब्द है, विदेशी शासन का अन्याय और अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं है। यानी कि भारत में जो विदेशी ताकत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटेन का राज था, उसके, उनकी जो अन्याय की नीति थी, अनीति थी, उसके विरोध में जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया गांधी जी ने, वैसा उदाहरण भी विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। पर यहाँ पे बात आ रही है, पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान ये रखा, सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात न हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचे हो। उन्होंने सबसे बड़ा सामूहिक प्रतिरोध, सामूहिक मतलब मिलजुल के प्रतिरोध इकट्ठा किया, संगठित किया, और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, मतलब कि बहुत अहिंसा का आपने यूज देखा, कटुता का प्रयोग नहीं हो, प्रतिशोध की भावना नहीं हो, बदला लेने की भावना नहीं हो, और कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जो मोरालिटी, मतलब इमोरल चीज कुछ भी ना हो जिससे भारत का माथा विश्व में कहीं नीचा हो जाए। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूपी टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। गांधी जी क्या मानते थे कि जो बंधुत्व है, आपस में भाईचारा, मैत्री है, मित्रता है, सद्भावना है, स्नेह है, सौहार्द है, ये मानवता रूपी टहनी, यानी कि मानवता जो पूरा वृक्ष है और उसकी टहनी है, उस टहनी पे लगे हुए ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं, हमेशा सुगंधित रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको निकलते। तो अभी आपने पूरा का पूरा ये पढ़ लिया। सबसे पहले आप शीर्षक वाले पोर्शन पे चले जाइए। तो शीर्षक में क्या बात आ रही है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, अफ्रीका में गांधी जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में थे, उसके बाद भारत की भी तो बात आई, उसके बाद प्रवासी भारतीय और गांधी जी, ऐसी बात नहीं है। खाली प्रवासी भारतीयों की बात कहाँ होती है अफ्रीका में, पर उन्होंने भारतीयों की भी यहाँ पे बात की, तो ये भी अलग हट जाएगा। अब यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन बच गए। अब यहाँ पे बात आ रही है गांधी जी और विदेशी शासन। गांधी जी और विदेशी शासन की बात इस वाले पैराग्राफ में हुई है,
तो हो सकता है, बट इसमें गांधी जी की मोरालिटी ज्यादा दिख रही है दोनों ही स्टेंजाज में। तो हमको क्या काम करना है, यहाँ पे जो भी कुछ दिखाई एक्चुअली में दे रहा है वह दिखाई दे रहा है गांधी जी की नैतिकता। आपको केवल समझना है, पढ़ना है, और एक उसमें से उपयुक्त सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए जो नहीं हो सकता, और जो उसके बाद संभावित हो सकते हैं उसमें जो बेस्ट हो उसको चूज करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था। पीड़ित होने का क्या कारण था, क्योंकि उनसे भेदभाव होते थे। किस आधार पे, काले गोरे ऊंच नीच, है ना ये। तो रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव उन पर होता था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी आपका ऑप्शन इसमें होगा। अगली आगे आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है गांधी जी अफ्रीकी व अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे। तो क्या स्थापित करना चाहते थे, वो काले घोरे का भेद ही खत्म नहीं करना चाहते थे, वो स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग भी चाहते थे। यानी वो सहज प्रेम और सहयोग की भावना को देखना चाहते थे। परिवार की बात नहीं आई, अहिंसा की बात नहीं आई, विश्व बंधुत्व की बात नहीं आई, तो बात किसकी आई, बात आई केवल सहयोग की भावना की और सहज प्रेम की। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला देखो, इसमें ऑप्शन आ गया यहाँ पे, विदेशी शासन के अन्याय अनीति का जो विरोध हुआ, सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया। तो भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का जो प्रतिरोध है वो किस पर आधारित है। अब आपको लग सकता है राष्ट्रीय विचारों पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर। बिल्कुल पैसेज में कोई बात ऐसी नहीं आई, हमको पैसेज के हिसाब से चलना है। शांति की सद्भावना पर, बिल्कुल शांति की कोई बात नहीं आई। अब यहाँ पर आप दो चीजों में क्या हो सकते हैं, यहाँ पे विचलित हो सकते हैं कि नैतिक मान्यताओं पर आना चाहिए। बिल्कुल पूरा का पूरा शीर्षक हमने देख लिया गांधी जी की नैतिकता पर है, तो आप यहाँ पे ये लगा देंगे, बट ये नहीं होगा। अब इसमें जो विदेशी शासन का प्रतिरोध हुआ वो किस पर आधारित था, तो यहाँ पे देखो एक शब्द मैंने अंडरलाइन किया है, सामूहिक प्रतिरोध संगठित, यानी कि संगठन की भावना पर उन्होंने भारत में विदेशी शासन का प्रतिरोध। और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अंतिम लाइन में गांधी जी मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूपी टहनी के, यानी कि अगर ये वृक्ष है, जीवन रूपी वृक्ष है, और जीवन रूपी वृक्ष में ये मानवता रूपी टहनी है, मान लिया ये मानवता रूपी टहनी निकली हुई है, ये यहाँ पे मानवता रूपी टहनी निकली हुई है, तो इस पे पुष्प जो लगे हुए हैं वो क्या है, वो ये गुण है। तो इनकी तुलना किस आधार पर की गई है, उनके कायिक प्रभाव पर नहीं, उनके अपनत्व पर नहीं, उनकी कोमलता पर नहीं, तो किस चीज पर, उनकी सुंदरता पर। पुष्प कैसे होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और यहां से यही भाव निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप शीर्षक भी निकाल सकते हैं, आपको पढ़ना होगा और इजीली आप पूरे में से पूरे नंबर इसमें ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्दी आप लोगों के लिए मैं शेड्यूल जारी करने वाला हूं, और बहुत विधिवत ढंग से आपकी क्लासेस अब चलने वाली हैं। कुछ क्लासेस इस तरह से चलेंगी जो पेन टैब और ये लैपटॉप की मदद से चलेंगी, और कुछ क्लासेस आपकी बोर्ड पे होंगी, व्हाइट बोर्ड पे, तो हम इन सब चीज़ों को करेंगे। आप सहयोग बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके सजेशन जो भी हों आप बताते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।